वेलकम एवरीवन। पार्लियामेंट चैप्टर आज जितना कवर हो पाएगा इसको करेंगे। बजट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कवर करेंगे। बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को शॉर्टकट से देखेंगे बिकॉज अराउंड 14-15 प्रोविजंस हैं। प्रीलिम्स में हो सकता है कि ऑप्शन देख के याद आ जाए, बट मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है तो बाय हार्ट सारी प्रोविजंस याद होनी चाहिए। सो इसको शॉर्टकट से कवर करेंगे। बजट की स्टेजेस देखेंगे, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स फंड्स की टाइप्स को कवर करेंगे। पार्लियामेंट का मल्टी फंक्शनल रोल, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राज्यसभा की रेलिवेंस क्या है। सो जितना चैप्टर आज कवर हो पाएगा इसको करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में एक कमेंट था साउंड क्वालिटी से लेकर। आई होप अभी मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है बिकॉज ऑनेस्टली गाइज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो विदाउट अ माइक। सो जब तक माइक अवेलेबल नहीं होता है प्लीज बेयर विद मी एंड आई लाइक योर फीडबैक, आई लाइक योर सजेशंस। सो ऐसे ही फीडबैक देते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बजट इन पार्लियामेंट। बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं करा गया है, कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 112 एंड ऑफिशियली यूज करा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को ही यूज करा जाता है। स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स दी गई होंगी। तो 3 ईयर्स की स्टेटमेंट्स रहती हैं। बजट एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के ही लिए ही प्रेजेंट करा जाता है, बट इसमें एस्टिमेट्स 3 फाइनेंशियल ईयर्स के कवर करे जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स रहती हैं। फाइनेंशियल से पता चलता है कि इसमें गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड चीजें होंगी। एनुअल है तो इसको एनुअली प्रेजेंट करा जाता है। जो लक्ष्मीकांत में डेफिनेशन दी गई है वो है दैट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर देखें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये करंट फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू रहेगा। नौ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट प्रेजेंट करा गया है इसमें 3 ईयर्स के गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स रहे होंगे, गवर्नमेंट की जो इनकम रही होगी, सो द गवर्नमेंट का रेवेन्यू साइड और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर साइड ही एक बजट में प्रेजेंट करा जाता है इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज। बट अब हमने पहले इसकी 3 स्टेटमेंट्स देखनी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि 3 ईयर्स को एक बजट में कवर करा जाता है, ऑल्दो ये एनुअली प्रेजेंट करा जाता है। तो हम 3 ईयर्स लेके चलेंगे। सपोज हम स्टार्ट करते हैं ईयर 2020 से लेकर, एक तो है 21, देन उसके बाद एक ईयर है 21 से लेकर 22 और एक फाइनेंशियल ईयर इसमें होगा 22 से लेकर 23 तक। नो ये जो 2021 और जो बजट देखिए प्रेजेंट करा गया है वो प्रेजेंट करा गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। 21 से लेकर 22 में बजट प्रेजेंट करा गया है। अब इस बजट में कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी वो देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें लास्ट ईयर के एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होंगे। तो लास्ट ईयर इस ईयर के लिए कौन सा हो गया 20 से लेकर 21 तक। इस लास्ट ईयर में गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर रहा, गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई इस प्रीवियस और लास्ट ईयर में। एक तो स्टेटमेंट वो होगी, एक स्टेटमेंट होगी इस करंट ईयर से रिलेटेड। करंट ईयर से रिलेटेड गवर्नमेंट की कैसी फिस्कल पॉलिसी रहेगी, गवर्नमेंट के कैसे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रपोजल्स रहेंगे। और देखिए इस लास्ट ईयर के बेसिस पर इस फाइनेंशियल ईयर को रिवाइज भी करा जाएगा। तो इसमें होंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, क्योंकि देखिए जो इससे पहले वाला ईयर था उसमें जो बजट प्रेजेंट करा गया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसमें भी कुछ एस्टिमेट्स थे, बट क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिसमैच हो गया हो, जितनी गवर्नमेंट ने इनकम सोची थी उतनी गवर्नमेंट को इनकम हुई नहीं और जितना एक्सपेंडिचर सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखकर इस करंट ईयर के लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी होंगे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसमें ये बजट प्रेजेंट करा गया है। नो इसके साथ ही इस करंट ईयर में जब बजट प्रेजेंट करा गया तो अपकमिंग ईयर जो एक फॉलोइंग ईयर होगा, आने वाला ईयर होगा, उसके लिए भी कुछ एस्टिमेट्स दिए जाएंगे। तो 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी, एक तो लास्ट ईयर के लिए, एक करंट ईयर के लिए और एक अपकमिंग ईयर के लिए।
इन तीनों ही ईयर्स के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड स्टेटमेंट्स इशू करी जाएंगी एक बजट में। सो गवर्नमेंट का बजट क्या बताता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है, एक तो रेवेन्यू पार्ट दैट इज फाइनेंशियल पार्ट हो गया गवर्नमेंट का, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर पार्ट हो गया कि कहाँ पर ये मनी स्पेंड करी गई थी, चार्ज डाउन एक्सपेंडिचर कैसा था, गवर्नमेंट का जो वोटेबल एक्सपेंडिचर होता था मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो एक्सपेंडिचर कहाँ पर करा गया है। तो ये सारी चीजें ही एक बजट में बताई जाएंगी। अब इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट के बजट में और क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि इसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होंगे। नो सबसे पहले तो इन रिसीट्स का अगर देखें तो रिसीट्स क्या होती हैं, रिसीट का मतलब होता है कि क्या आ रहा है, क्या इनकम हो रही है। तो रिसीट क्या हो सकता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट हो सकता है और एक कैपिटल रिसीट हो सकता है। रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था किसी कंट्री को और उसके ऊपर गवर्नमेंट को अब इंटरेस्ट भी आएगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्रीज को लोन देती है और उसके ऊपर उसको लोन आता रहता है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट आता रहता है। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगा, क्योंकि हो तो गवर्नमेंट को इनकम ही रही है ना, बट क्योंकि ये इनकम एक लॉन्ग टर्म इनकम नहीं है, हो सकता है जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 6 मंथली हो या फिर 1 साल बाद दिया जा रहा हो, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 सालों के लिए है या फिर 20 सालों के लिए है। तो ये जो रेवेन्यू होगा, जो भी इनकम ये गवर्नमेंट को आ रही है एक इंटरेस्ट के थ्रू, वो रेवेन्यू रिसीट होगी। कैपिटल रिसीट होगी जो कि एक लॉन्ग टर्म इनकम आ रही है गवर्नमेंट को। सपोज गवर्नमेंट ने कोई एसेट सेल करा है, कोई लैंड सेल करी है जो गवर्नमेंट की लैंड थी, उससे उसको इनकम हुई है। अब जो लैंड है वो एक कैपिटल है, क्योंकि जब भी लैंड को बेचा जाएगा, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने सालों तक एक लैंड पड़ी हुई है, उसकी जो अमाउंट होगी जब उसको बेचा जाएगा वो उसकी अमाउंट इंक्रीज ही होगी विद टाइम। तो ये एक कैपिटल एसेट बन जाता है। गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज बेची हैं मार्केट में, उससे गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है, तो वो कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग करी थी। सपोज किसी कंपनी के शेयर थे, शेयर बेच दिए गए और उन शेयर को बेचकर गवर्नमेंट को कोई इनकम हुई है। कोई पीएसयू के शेयर सेल कर दिए गए, डिसइन्वेस्टमेंट करी है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा आया है। सो लॉन्ग टर्म जो भी गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म इनकम होगी वो कैपिटल रिसीट का पार्ट बनेगी, और जो भी इनकम गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म होगी वो इनकम रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगी। और इस इनकम से रिलेटेड कुछ एस्टिमेट्स होंगे, उन एस्टिमेट्स को भी बजट का पार्ट ही माना जाएगा। ऐसे ही है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, तो कौन से रास्ते हो सकते हैं। सपोज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने जो भी बजट प्रेजेंट करा था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अब कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया गया है तो इट मीन्स के गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही कोई इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट ने लोन्स का इंटरेस्ट कम कर दिया गया है। अगर लोन्स का इंटरेस्ट कम करा गया है तो जो पीपल हैं इंडिया के वो मैक्सिमम लोन्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ये उससे भी अब देखिए इंटरेस्ट से गवर्नमेंट को मनी आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें ही वेज एंड मीन्स बनेंगे, किन रास्तों से, किन तरीकों से गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करा जा सकता है। ऐसे ही है, देखिए पहले क्या थे, इनकम से रिलेटेड एस्टिमेट्स, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये इनकम के लिए थे। ऐसे ही एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स भी बजट में प्रेजेंट करे जाएंगे कि कहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा है, जितनी भी गवर्नमेंट को मनी आई थी किस जगह पर गवर्नमेंट ने और कैसे उस मनी को यूज करा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करा जाएगा। ऐसे ही देखिए क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने बताया ना आपको, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उससे रिलेटेड भी एस्टिमेट्स होंगे। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर और क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की क्या इनकम थी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल रिसीट, कितनी एक्चुअल इनकम हुई थी लास्ट ईयर में, उसके बेस से उससे रिलेटेड भी एस्टिमेट्स होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ था, गवर्नमेंट को इनकम कम हुई तो वो डेफिसिट हो जाएगा, और अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम हुई है तो वो गवर्नमेंट के लिए सरप्लस होगा। ऐसे ही अपकमिंग ईयर के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2020 से लेकर 2023 अपकमिंग ईयर था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी,
इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। देखिए दो तरह की पॉलिसी रहती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की साइड से होती है, और अगर ये पॉलिसी पैसे से रिलेटेड गवर्नमेंट की साइड हो तो उससे उसको बोला जाएगा फिस्कल पॉलिसी। सो इस अपकमिंग ईयर के लिए बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में क्या चेंजेस करे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करेगी, कैसे चेंजेस करेगी इकोनॉमी फिस्कल पॉलिसी में जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगी, सो दैट सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए, पॉवर्टी को कम करा जा सके। सो कैसी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी होगी ये अपकमिंग ईयर के लिए, ये सारी चीजें ही बजट का पार्ट बनेंगी। तो ये तो था ओवरऑल बजट का ओवरव्यू। अब देखिए इंडिपेंडेंस से पहले एक एक्वर्थ कमेटी आई थी 1921 में। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ से एक तो बात क्लियर होती है, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पर रेलवे, क्योंकि रेलवे के थ्रू ही उनका मैक्सिमम ट्रेड होता था, सारा ट्रेड इनफैक्ट रेलवेज के थ्रू होता था। तो रेलवे की डेवलपमेंट उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट रेलवे बजट उस टाइम पर इतना ज्यादा बड़ा बजट था कि जो एक जनरल बजट था उसमें तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट रहती थी, कम पैसा रहता था, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत कम पैसा था, ज्यादा पैसा इस रेलवेज के लिए ही होता था। इसीलिए ही रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था इस एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर। रीजंस क्या दिए गए थे इस सेपरेशन के, कि एक तो रेलवे फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली उनके लिए रहनी थी, ब्रिटिशर्स थे तो उनको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी इस रेलवे बजट में, वो अपने अकॉर्डिंग इस रेलवेज को डेवलप कर पाते, कमर्शलाइजेशन कर पाए, इसको एक रेलवे को एक बिजनेस अप्रोच के जैसे इसको कमर्शलाइजेशन कर पाते इसकी। इन सारी चीजों के लिए ही रेलवे बजट को अलग करा गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इस रेलवे बजट के लिए ही अवेलेबल होता था, और इसी रेलवे बजट से ही कुछ पैसा इस जनरल बजट में एनुअली ऐड कर दिया जाता था या फिर कंट्रीब्यूट कर दिया जाता था। सो रेलवे बजट को सेपरेट करा गया कि इस जनरल बजट में अगर कुछ शेयर कंट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा इस रेलवे बजट के लिए वो सिर्फ इसी की डेवलपमेंट के लिए ही यूज करा जाए। न्यू रेलवे लाइंस लेड करी जाएं। नहीं, इनफैक्ट अगर ब्रिटिशर्स को किसी चीज का कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है हमारे इंडिया के लिए तो वो रेलवेज ही हैं। अभी भी हमारे इंडिया में पहले वाली रेलवे लाइंस ही चल रही हैं, न्यू ट्रेन्स तो आ रही हैं बट जो रेलवे लाइंस है वो उसी टाइम की ही है अभी भी, तो उनको इस चीज का कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। तो उन्होंने इस रेलवेज को ही डेवलप करा, इसीलिए ही रेलवे बजट को अलग रखा गया था, लेकिन इसका मेन जो पर्पस था वो ट्रेड ही था ब्रिटिशर्स के लिए। बट 2017 में फिर हमारी गवर्नमेंट ने इस रेलवे बजट को मेन बजट में ही मर्ज कर दिया और एक नाम रह गया इन दोनों ही बजट का, यूनियन बजट। अब एक ही बजट रहता है, यूनियन बजट। सो अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। शॉर्टकट है इसका, प्रेसिडेंट ग्रांट्स हाई पोजीशन टू मनी बिल एंड टैक्स देन एप्रोप्रिएशन बिल एंड एक्सपेंडिचर। देखिए इस लाइन के ना मीनिंग पर मत जाइएगा, अगर 14-15 प्रोविजंस याद रखनी है तो कोई भी ट्रिक चलेगा, है ना। सो इस ट्रिक को देखते हैं, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई निमोनिक बना सकते हैं, कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, बस मेन पर्पस क्या है, याद रहनी चाहिए चीजें। सो इस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पॉइंट देखना है, मैं पॉइंट्स भी साथ में बोलती जाऊंगी सो दैट आप अगर एक बार बुक से रीड भी कर रहे हो तो आप देख पाओ कि कौन सा मैं पॉइंट बोल रही हूँ। सबसे पहले देखिए प्रेसिडेंट हमारा बजट रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट को पेश करने के लिए। जब बजट लोकसभा में जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं एंड एक बजट स्पीच देते हैं। बट देखिए इस बजट को प्रिपेयर किसने करा होता है, एग्जीक्यूटिव ने, और एग्जीक्यूटिव ही प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। सो प्रेसिडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों हाउसेज में बजट पेश करने के लिए, और प्रेसिडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दोनों ही हाउसेज में एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को प्रेजेंट करा जाए। बाद में फिर जब लोकसभा में आ जाएगा तब फाइनेंस मिनिस्टर का रोल स्टार्ट होगा। सो सबसे पहला क्या है, प्रेसिडेंट का रोल, किस दोनों ही हाउसेज में बजट को प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
नेक्स्ट वर्ड है ग्रांट्स। ग्रांट्स के लिए देखिए आपने एक तो सेकंड पॉइंट याद रखना है, लक्ष्मीकांत का एक तो सेकंड पॉइंट है, देन उसके बाद 12 एंड 11 पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दैट नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्चा जाता है। देखिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एनुअली अपनी अपने प्रपोजल्स देती हैं ग्रांट्स के लिए, उनको अपनी मिनिस्ट्री चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, और ये प्रपोजल देती हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज। अपने प्रपोजल्स सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही प्रेजेंट करेंगी, उसके बाद ही इन डिमांड्स के ऊपर फिर वोटिंग होती है। तो देखिए लेकिन जब भी ये पैसा खर्चा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही खर्चा जाएगा। नेक्स्ट ग्रांट से रिलेटेड प्रोविजन है पॉइंट नंबर 11। ये क्या कहता है, दैट लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। देखिए जो लोकसभा है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें लोगों का ही पैसा सारी मिनिस्ट्रीज खर्च कर रही हैं, बट जितनी भी डिमांड्स ये प्रेजेंट करी जा रही हैं ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू होकर आती हैं। एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू इन डिमांड्स को अप्रूव करवाया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा को लगता है कि डिमांड्स के थ्रू मिनिस्ट्रीज ऐसे ही लोगों का पैसा खर्च कर रही है, पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर रही है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है पैसे की, बेफजूल खर्ची हो रही है पैसे की, लोगों के पैसे की, तो उस केस में लोकसभा को पावर दी गई है कि एक डिमांड में जितनी भी अमाउंट दी गई है उसको वो कम भी कर सकती है और इसको वो रिफ्यूज भी कर सकती है। लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस रहता है। जनरली ये काम करा जाता है कट मोशंस के थ्रू, और कट मोशंस को माना जाता है गवर्नमेंट का डिफीट। सो इन केस गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, जैसे कि आज की हम गवर्नमेंट देखें तो इसकी मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी के केस में इन कट मोशंस का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो लोकसभा के पास आज की डेट में देखें तो खास इतनी पावर नहीं है कि वो इन कट मोशंस को इशू करके डिमांड्स की जो अमाउंट है, जो मनी की अमाउंट डिमांड्स ग्रांट्स के थ्रू रखी गई है उसको कम कर सके, क्योंकि मेंबर्स हाउस में किसके ज्यादा होंगे, जो रूलिंग पार्टी है उसी की तो मेजॉरिटी है, तो सारे उसी के फेवर में ही वोट करते हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स वोटिंग के थ्रू ही अप्रूव होती हैं, और ये वोटिंग भी लोकसभा का ही प्रेरोगेटिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट नंबर 13। ये बात करता है वोट ऑन अकाउंट की। देखिए हमने क्या देखा था कि जो एक फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, और देखिए डिफरेंट स्टेजेस से निकलेगा। उसके बाद ग्रांट्स के ऊपर फिर होती है वोटिंग, एंड वोटिंग के बाद ग्रांट्स पे ऊपर जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एप्रोप्रिएशन बिल की। एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो अप्रैल एंड तक पास होता है। अगर अप्रैल एंड तक ये बिल पास हो रहा है तो पूरे अप्रैल मंथ के लिए कहां से फिर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, क्योंकि देखिए एक फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया है 31 मार्च को, और अप्रैल एंड में एप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा है, और जब तक ये बिल पास नहीं होगा कोई भी गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विथड्रॉ नहीं कर सकती है। तो इस अप्रैल मंथ जो रह गया है इसके ड्यूरेशन भी इस ड्यूरिंग भी गवर्नमेंट कोई ना कोई खर्चा कर पाए, उसके लिए उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए। इसीलिए ही यूज होता है वोट ऑन अकाउंट का, कि क्रेडिट पर नेक्स्ट ईयर के क्रेडिट पर ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कुछ पैसा निकाल कर गवर्नमेंट को दे दिया गया है, और ये काम भी सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही करा जाता है। लेकिन अब इसका कोई रेलिवेंस रह नहीं गया है, क्योंकि जो बजट पहले फेब एंड में प्रेजेंट करा जाता था, अब उसकी डेट एडवांस कर दी गई है 1 फेब। तो इस वोट ऑन अकाउंट का कुछ खास रेलिवेंस है नहीं। नेक्स्ट इस हाई वर्ड को निगलेक्ट करें एंड पोजीशन से देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों हाउसेज को कुछ पोजीशन दी गई हैं, कुछ रोल्स दिए रखे गए हैं इन दोनों हाउसेज के लिए विद रिस्पेक्ट टू द इनेक्टमेंट ऑफ बजट। वो रोल्स क्या हैं, पॉइंट है इसका 7 लक्ष्मीकांत से, 7th पॉइंट है ये। सबसे पहला इसमें 7th में ए पॉइंट क्या कहता है इस बजट की इनेक्टमेंट से रिलेटेड, दैट मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन। ओके, इसमें क्या बात करी गई है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ये हमने मनी बिल में ही देख लिया था। एंड जो फाइनेंशियल बिल 1 है,
फाइनेंशियल बिल 1 क्योंकि उसमें भी एक मनी बिल का ऑस्पेक्ट है तो वो भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ऑल्दो जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। नौ सेकंड इसका पार्ट 7B क्या कहता है दैट वोट्स जो ग्रांट्स पेश करी गई हैं, मिनिस्ट्रीज ने जो भी ग्रांट्स प्रेजेंट करी गई हैं उनके ऊपर राज्यसभा वोटिंग करने का राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। डिमांड्स फॉर ग्रांट के लिए सिर्फ लोकसभा ही वोटिंग कर सकती है क्योंकि देखिए पैसा कहाँ से खर्चा जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मिनिस्ट्रीज के पास जो भी पैसा आ रहा है वो है तो लोगों का ही पैसा। इनफैक्ट एक पुअर से पुअर इंसान भी इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि जो भी कमोडिटीज लोग बाय कर रहे हैं, एक पुअर इंसान भी जो कमोडिटीज बाय कर रहा है, ग्रोसरी भी बाय कर रहा है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। सो लोगों का ही पैसा खर्चा जा रहा है बाय दीज मिनिस्ट्रीज, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पर हैं, लोकसभा में। इसीलिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग राइट भी लोकसभा को ही दिया गया है, ना कि राज्यसभा को। सी पॉइंट इसका क्या कहता है दैट राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल विद इन 14 डेज। ये भी हमने मनी बिल में ही देख लिया था कि राज्यसभा के पास सिर्फ 14 ही डेज हैं। वैसे भी मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास कुछ भी पावर्स नहीं है, उसकी वो कुछ रिकमेंडेशंस ही दे सकती हैं, ना तो वो बिल को रिजेक्ट करेगी और ना ही अमेंडमेंट्स प्रपोज करती हैं। और लोकसभा इन रिकमेंडेशंस को, जो भी राज्यसभा ने सजेशंस दी हैं, वो उनको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और रिजेक्ट भी कर सकती हैं। सो बेसिकली 14 डेज ही दिए गए हैं राज्यसभा को मनी बिल रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट है 2 मनी बिल। इससे रिलेटेड पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 लक्ष्मीकांत का, पॉइंट नंबर 4 है ये, दैट नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ये ना हमने सारी चीजें वैसे मनी बिल में देखी हुई हैं कि अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और उससे पहले भी उसको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। अगर ये स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टैक्स। टैक्स से रिलेटेड लक्ष्मीकांत में पॉइंट है, 2 पॉइंट है इससे रिलेटेड, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखिए, जो टैक्स इम्पोज करने होते हैं, टैक्सेस लगाती हैं, ये सारा टैक्स लगाना, ये सारा काम ही एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव ने ही तो गवर्नमेंट चलानी है, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए चाहिए मनी, और मनी टैक्सेशन के थ्रू भी मैक्सिमम आती है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू आता है। तो एग्जीक्यूटिव ही टैक्सेस को लिवाई करता है, बट फिर भी कुछ लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो इसको फॉलो करने होते हैं। तो प्रेस्क्राइब्ड लॉज के अकॉर्डिंग ही ये टैक्स लिवाई करे जा सकते हैं, टैक्सेस इम्पोज करे जा सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिव। 6th पॉइंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट टैक्सेस को कम कर सकता है या फिर खत्म भी कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, बट इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, टैक्सेस को लगाना, टैक्सेस को इंक्रीज करना, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव ही करता है। तभी तो जब बजट प्रेजेंट करा जाता है उसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स जो भी दिए जाते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स दिए जाते हैं, उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं कि अगर कोई टैक्स इंक्रीज करा गया है तो वो चीज़ें भी सारी बजट में बताई जाती हैं। और बजट कौन लेके आता है, कौन बनाता है बजट, एग्जीक्यूटिव। सो ये काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही होता है, बट क्योंकि एग्जीक्यूटिव लोगों की मनी खर्च रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी मनी खर्ची जा रही है वो लोगों की मनी है। सो पार्लियामेंट का काम रहता है इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक रखना। और वो चेक कैसे रखेगा, इस टैक्स को एबॉलिश करके या फिर टैक्स को कम करके। अगर पार्लियामेंट को लग रहा है, जब भी वोटिंग हो रही है हाउस में और पार्लियामेंट को लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों की मनी को मिसयूज कर रहा है, टैक्स की पावर को मिसयूज कर रहा है, तो उस केस में फिर पार्लियामेंट टैक्सेशन इस टैक्सेस को अबॉलिश भी कर सकता है और टैक्सेस को कम भी कर सकता है। नेक्स्ट देन को छोड़ दीजिएगा, एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के लिए पॉइंट है, देखिए 3rd लक्ष्मीकांत का। ये क्या कहता है दैट नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ।
देखिए, जब भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग करके पैसा एलोकेट कर दिया जाएगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्ट्रीज वाइज ही वोटिंग होती है लोकसभा में, बट पैसा एलोकेट तो कर दिया गया है, लेकिन अब यूज भी तो करना है ना। तो पार्लियामेंट इस एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को या फिर गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है, गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि यस, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर सकते हो। तो इसी के लिए ही आता है फिर ये एप्रोप्रिएशन बिल। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए है लक्ष्मीकांत में .8 से लेकर .10। .8 क्या कहता है कि देखिए, बजट प्रेजेंट करा गया है, हमने अभी देखा था कि बजट में डिफरेंट एक्सपेंडिचर भी बताए जाते हैं, जैसे कि इनकम साइड होती है, रेवेन्यू रिसीट्स हो गई थी, कैपिटल रिसीट्स हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही 8 पॉइंट में बताया गया है कि एक्सपेंडिचर की भी डिफरेंट साइड प्रेजेंट सेपरेटली ही करी जाएंगी। अगर चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर है तो वो सेपरेटली प्रेजेंट करा जाएगा, और अगर मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर है, दैट इज वोटेबल एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसको सेपरेटली प्रेजेंट करा जाएगा। चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो कि होना ही है, इसको तो चेंज करा ही नहीं जा सकता, इसके ऊपर तो वोटिंग भी नहीं होती है पार्लियामेंट में। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी देनी है या फिर स्पीकर की सैलरी देनी है, वो सैलरी तो जाएगी ही जाएगी मंथली। तो ये सारे खर्चे चार्ज एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। बट मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने से किसी स्कीम के लिए रखे थे। अब स्कीम के लिए खर्चा वेरी भी तो कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मनरेगा की बात करें, एमजी नरेगा, तो हर एक स्टेट में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूज में आ ही जाता है कि एमजी नरेगा का जो फंड है वो कम पड़ गया है। तो ऐसे ही स्कीम्स के लिए इसके जिनके ऊपर वोटिंग हो सकती है, कोई पॉलिसी निकाली थी, उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा, बाद में ये पैसा चेंज भी हो सकता है। पार्लियामेंट वोटिंग करके हाउस में पैसा वेरी भी कर सकता है। तो इन दोनों खर्चों को ही एक बजट में सेपरेटली प्रेजेंट करा जाएगा। 9th पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ये चार्ज एक्सपेंडिचर एंड वोटेबल एक्सपेंडिचर, इनको अलग रख दिया गया है, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी अलग रखा जाएगा एक बजट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम सैलरी की ही एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि सपोज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, एक सैलरी है वो देनी ही है, मंथली सैलरी जाएगी ही जाएगी। डे टू डे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनसे लॉन्ग टर्म बाद में गवर्नमेंट को इनकम भी आ सकती है। गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रेलवे स्टेशन बनाए हैं, बस स्टैंड बनाए हैं, लॉन्ग टर्म तक इनसे गवर्नमेंट को फायदे भी आते रहेंगे, गवर्नमेंट को इनकम भी आती रहेगी, तो ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। तो इन खर्चों को भी एक बजट में सेपरेटली ही प्रेजेंट करा जाएगा। लास्ट पॉइंट 10th क्या कहता है, दैट जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर है वो पार्लियामेंट में वोटेबल नहीं होगा। ये हमने देख लिया है कि चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ये होना ही होता है। गवर्नमेंट की सैलरी जो स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस चार्ज एक्सपेंडिचर ही होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, ये खर्चे होने ही हैं। तो इन खर्चों को 10th पॉइंट में बोला गया है कि इनके ऊपर वोटिंग नहीं करी जाएगी। सो ये सारी की सारी 14 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी। और शॉर्टकट क्या था, ये थोड़ा गंदा हो गया है, बट ठीक है, आई होप ये शॉर्टकट विजिबल है। प्रेसिडेंट ग्रांट्स हाई पोजीशन टू मनी बिल एंड टैक्स, देन एप्रोप्रिएशन बिल एंड एक्सपेंडिचर। इस शॉर्टकट से ही हमने सारे 14 पॉइंट्स कवर करे हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर्स इन बजट। ये हमने वैसे देखा ही अभी कि दो तरह के एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, दोनों ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हैं। एक है मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड एक है चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर वो है जो कि वोटेबल नहीं है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। अगर एक बार किसी सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी फिक्स कर दी गई है तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उस सैलरी के ऊपर पार्लियामेंट वोट करके चेंज नहीं करेगा, ना ही कम करेगा। ये इसका पर्पस क्या रहता है चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर का, कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स जितने भी हैं इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें, अगर पार्लियामेंट वोट करके इनकी सैलरी ही कम करता रहेगा तो उनकी तो एक तरह से मोटिवेशन ही डाउन हो जाएगी, तो वो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ही ये चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकती है। एंड मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर वो होंगे
जिनको, अच्छा इसका एक नाम है वोटेबल एक्सपेंडिचर, इसको वोटेबल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड वोटेबल एक्सपेंडिचर नाम से ही जैसे पता चलता है यही एक्चुअल बजट होता है। जो हमारा बजट प्रेजेंट करा जाता है वो मेन यही एक्चुअल बजट होता है जो कि मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर तो फिक्स्ड है ही, और जो वोटिंग वाला पार्ट रहेगा वही एक्चुअल बजट होता है, जिसमें ग्रांट्स भी आ सकती हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आ सकते हैं, जो पॉलिसीज के लिए खर्चा करा जा सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई खर्चा पॉलिसीज या फिर स्कीम्स के लिए कम भी करा जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज भी देती रहती हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे वोटेबल होते हैं और यही एक्चुअल बजट का पार्ट भी रहता है। तो लक्ष्मीकांत में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर की, वो देखेंगे। वैसे एक आपने जनरल टर्म याद रखनी है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स होंगे उनकी, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स, उनकी सैलरीज जो भी उनको अलाउंस मिलेगी, उनके इन ऑफिसेज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, इनकी जो भी पेंशन होगी, वो सारे के सारे ही चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर होते हैं। तो लक्ष्मीकांत में क्या दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट की सैलरी है, प्रेसिडेंट को जो भी सैलरी मिलेगी, एमोल्यूमेंट्स जो भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, वो सारे चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होंगे। ऐसे ही राज्यसभा के जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनकी भी सारी जो सैलरीज होंगी वो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ही होंगी। ऐसे ही इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज होंगी, जो पेंशंस, अलाउंस, ये सारे भी चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट जजेस की, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। हाई कोर्ट जजेस स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही मिलेगी। जिस पर्टिकुलर स्टेट का ये हाई कोर्ट जज है वही स्टेट अपने फंड से इसको सैलरी देगी, बट जो इनकी पेंशन होगी, इनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। देन उसके बाद जो कैग की सैलरी या अलाउंसेज रहेगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने खर्चा करा है, कहीं मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं करी है। ये सारी चीज़ें, इनकी भी सैलरी वगैरह जो भी होंगी वो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ही होगा। ऐसे यूपीएससी के जो मेंबर्स रहेंगे, इनकी सैलरीज या फिर पेंशन्स वगैरह, इन सारे ऑफिसर्स जितने भी अभी मेंशन करे हैं, इन सारे ऑफिसर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस रहेंगे इन ऑफिसर्स के, वो भी चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ही रहेंगे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के लिए डेट चार्जेस हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट लायबल है, गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, गवर्नमेंट के ऊपर अब डेट है, वो रीपे करना है, वो भी चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ही होगा। इसके साथ ही एक वर्ड है लक्ष्मीकांत में, इसी चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर में, सिंकिंग फंड चार्जेस। सिंकिंग फंड को हम बफर भी बोल सकते हैं, या फिर एक रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं, या फिर रिजर्व और या फिर बफर फंड। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से ही फंड क्रिएट कर दिया या फिर अलग से एक अकाउंट बना दिया कि इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर लोन को जब भी हमने पे करना है, रीपे करना है, तो इसी फंड से ही मनी निकाली जाएगी। तो ऐसे फंड को बोला जाएगा या तो बफर फंड, सिंकिंग फंड, या फिर इसको बोला जाएगा रिजर्व फंड। ऐसे ही है रिडम्पशन चार्जेस, कि गवर्नमेंट ने कोई चार्जेस रीपे करने हैं, कोई खर्चा हुआ है उसको वापस करना है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इसी में ही, चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ही होंगे। गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेट है, गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसको रीपे करना है, तो ये सारे खर्चे भी चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही जो ट्राइब्यूनल होती हैं, सपोज जो वाटर से रिलेटेड इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल होती हैं, जो भी ये ट्राइब्यूनल्स अवार्ड देती हैं, जो भी ये फैसला देती हैं, उनको उसको अवार्ड बोला जाता है। ऐसे ही कोई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे रिलेटेड, इस जजमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, कोर्ट ने कोई फीस चार्ज करी है, ये सारी चीज़ें भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही होगा, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। और ऐसे ही अगर पार्लियामेंट ने किसी एक्सपेंडिचर को डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर भी, पार्लियामेंट ने अगर डिक्लेयर करा है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर माना जाएगा, तो वो भी फिर इसी ही फंड का एक चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। जो मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर है वो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि एक एक्चुअल बजट है, क्योंकि ये तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज ने ग्रांट्स डिमांड करी हैं
मिनिस्ट्रीज ने बोला है कि हमें इतना खर्चा चाहिए, इतना ग्रांट्स चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो क्योंकि उसके ऊपर वोटिंग होती है तो वो वोटेबल पार्ट बन जाता है। तो वो सारी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर होंगी या फिर वोटेबल एक्सपेंडिचर होंगी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज निकाली है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं? एक तो मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट कैसे अपने इस रेवेन्यू को रेज करेगी, उससे रिलेटेड कौन से वेज हो सकते हैं, कौन से रास्ते हो सकते हैं, टैक्सेस को इंक्रीज करा गया है। ये सारी की सारी चीजें ही इस मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगी। अब देखते हैं बजट को पास करवाने के लिए हाउस में जब बजट जाएगा तो उसकी स्टेजेस क्या हो सकती हैं। स्टेजेस इन द इनेक्टमेंट ऑफ बजट 6 स्टेजेस रहती हैं, लेकिन इससे पहले एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बजट को प्रिपेयर करा है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू ऑथराइजेशन आई है और उसके बाद फिर बजट आया है हाउस में। तो अब करी जाएगी बजट की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करेंगे एंड वो भी लोकसभा में। पहले ये फरवरी के लास्ट डे पर होता था, अब क्योंकि ये डेट एडवांस कर दी गई है तो 1 Feb को ही बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है हर साल। इसके साथ जो राज्यसभा है, लोकसभा के बाद जब ये बजट राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा बस बजट को डिस्कस ही करेगी। वो इसके राज्यसभा के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। एंड इसके साथ देखिए, एक तो बजट कंप्लीट पेश कर दिया गया या फिर बजट को पार्ट्स में भी प्रेजेंट करा जा सकता है, 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्ट में, और हर एक पार्ट को इंडिविजुअली एक बजट ही कंसिडर करा जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन स्टेज, जब बजट को हाउस में प्रेजेंट करा गया लोकसभा में, तो इस टाइम पर कोई भी डिस्कशन नहीं करी जाएगी बजट में। न इसके साथ ही जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये बजट स्पीच देते हैं, तभी स्टार्ट होता है इस बजट का प्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर देखिए बजट स्पीच के बाद फिर ये जाता है राज्यसभा में। अब देखिए इस बजट में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो रहती है इसमें एक बजट स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दी। उसके साथ ही इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी जो हमने ये ऑलरेडी देख ली हैं। 3 फाइनेंशियल ईयर्स की स्टेटमेंट्स रहेंगी एक बजट में। तो एक तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके साथ ही बजट में फिर आएगा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ही हमने देखना भी है। देन उसके बाद आएगा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल खर्चे के लिए कि गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया गया है बाय पार्लियामेंट कि यस अब आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा कर सकते हो। फिर लास्ट में आता है फाइनेंशियल बिल, और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू साइड के लिए रहता है। इसके साथ ही बजट में होता है एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये वैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो वहीं पर ही इसको हमने देखना है, डिटेल में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में 3 स्टेटमेंट्स रहती हैं। अच्छा, ये लेके क्यों आया था पार्लियामेंट? पार्लियामेंट लेके आया था ये बिल, ये एक्ट 2003 में आया था। ये आया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। क्योंकि देखिए 2 तरह की पॉलिसीज रहती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होती है छोटे लेवल पर, बट जो मैक्रो पॉलिसी होती है वो ओवरऑल इंडिया के लिए होती है। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन का सिस्टम कैसा रहेगा, टैक्सेशन का सिस्टम कैसा रहेगा, कैसे रिसोर्सेज को यूज करा जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल है, पब्लिक फंड को कैसे यूज करा जाएगा, बजट को बैलेंस कैसे रखा जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहती है कि इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड ये दोनों ही बैलेंस्ड रहने चाहिए, और यही सेम कॉन्सेप्ट बजट के लिए भी यूज करा जाता है। तो कहीं गवर्नमेंट का डेफिसिट तो नहीं ज्यादा हो रहा है या फिर गवर्नमेंट के पास सरप्लस है, तो मैक्रो इम्प्रूवमेंट के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए ही इस बिल को, इस एक्ट को लेके आया गया था इन 2003। एंड इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसको हम इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में हम इकोनॉमिक्स में ही कवर करेंगे। अभी आप याद रखें कि 3 स्टेटमेंट्स हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, देखिए मैक्रो लेवल के लिए। दूसरी है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट्स की पॉलिसी क्या रहेगी पैसे से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट होगी। एंड देन है उसके बाद मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, तो ये एक मीडियम टर्म के लिए है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स रहती हैं इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए
ये एक्ट रहता है और बजट का ही पार्ट होता है। ये भी इसकी बजट का पार्ट नहीं होता है। इस एक्ट के अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं जो बजट का पार्ट रहेगी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर बजट भी इसी का ही पार्ट रहेगा। एंड देन उसके बाद रिसीट्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट बताएगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर साइड, एंड रिसीट बजट बताएगा गवर्नमेंट का इनकम साइड, या फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी इस रिसीट बजट का ही पार्ट बनेंगे। एंड देन है एक एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल क्या होता है इस बजट में? ये यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की एक समरी के जैसा होगा कि गवर्नमेंट का एक्चुअल रेवेन्यू और एक्चुअल कैपिटल कैसे स्पेंड हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए एक स्टेटमेंट देखी थी ना हमने कि यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की बात करी गई थी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करी गई थी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ है गवर्नमेंट को, कितनी इनकम हुई थी या फिर कितने एक्सपेंसेस हुए थे। इन सारी चीज़ों की समरी एक समरी की फॉर्म में इन सारी चीज़ों को ही एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में इंक्लूड करा जाएगा। गाइज पता नहीं वीडियो अपने आप बंद हो गई थी तो रिकॉर्डिंग करती रही, पता ही नहीं चला। ओके, हमने ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल देखा। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में समरी दी जाएगी एक्चुअल रेवेन्यू की और एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, तो ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल का पार्ट होगा। इसके साथ ही एक फाइनेंस बिल मेमो भी इसमें प्रेजेंट करा जाता है जिसको लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है एज मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल मेमो में बताया जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई न्यू टैक्सेस निकालने हैं, अगर लोगों को कोई टैक्स रिलीफ दिए गए हैं, न्यू प्रपोजल्स हैं, टैक्सेस की रैशनलाइजेशन करी गई है, इनकम टैक्स से उसकी रैशनलाइजेशन करी गई है, कम करा गया है, तो ये सारी चीज़ें ही इस फाइनेंस बिल मेमो में बताई जाएंगी। इसके साथ ही इस प्रेजेंटेशन के टाइम पर एक होता है बजट एट ए ग्लांस, इसमें समरी वगैरह होगी। देन एक होता है आउटकम बजट। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज का एक प्रोग्रेस कार्ड के जैसे रहता है कि लास्ट ईयर में जितना भी पैसा एलोकेट करा गया था मिनिस्ट्रीज को, उन्होंने पैसा कैसे खर्च करा है, क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें आउटकम बजट में बताई जाएंगी। इसके साथ ही बजट की प्रेजेंटेशन के टाइम कुछ पॉलिसीज के की फीचर्स को बताया जाएगा। देन उसके बाद प्रीवियस बजट की अनाउंसमेंट्स करी जाएंगी, उनसे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन कैसी रही थी, परफॉर्मेंस क्या थी, तो ये सारी चीज़ें ही ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बता दी जाएगी। इस टाइम पर कोई भी डिस्कशन नहीं करी जाएगी बजट के ऊपर। अब देखिए लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे को भी बजट के साथ ही पहले प्रेजेंट करा जाता था, बट अब क्योंकि बजट को भी वैसे भी एडवांस कर दिया गया है और उससे पहले ही कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट कर दिया जाता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिपेयर करती है, जिसमें पूरे साल का सर्वे करा जाता है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि अपने इंडिया की का स्टेटस क्या रहा है नेशनल लेवल पर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करे जाते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर करे जाते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। बेसिकली ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का ही एक सर्वे रहता है। इसको हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद जाता है फिर बजट जनरल डिस्कशन के लिए। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज में डिस्कशन करी जाएगी। दोनों ही हाउसेस के लिए 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर दिस डिस्कशन। एंड डिस्कशन में देखिए सबसे पहले तो लोकसभा में सिंपल डिस्कशन ही होगी। इस टाइम पर कोई भी कट मोशन मूव नहीं करी जाएगी और ना ही इस टाइम पर कोई भी वोटिंग होगी। कट मोशन क्या है? कट मोशन एक तरह से टूल ही है इन द हैंड ऑफ लेजिस्लेचर टू कंट्रोल दी एक्टिविटीज या फिर टू फाइनेंशियली कंट्रोल दी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम होता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। लेजिस्लेचर में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज का काम करता है, पॉलिसीज ड्राफ्ट करने का काम होता है। यही लोगों का पैसा खर्च रहा है। तो लेजिस्लेटिव इस एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाता है थ्रू दीज कट मोशंस। बट सेकंड स्टेज पर कोई भी कट मोशन मूव नहीं करी जाएगी थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ना ही इस स्टेज में कोई भी वोटिंग होगी। नेक्स्ट स्टेज आती है अब। ओके, इससे पहले ना जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन के टाइम पर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पर सारे आंसर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बाय कन्वेंशन करती है। एंड इस स्टेज पर मिनिस्टर्स भी पार्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ये स्क्रूटनी वाली स्टेज होगी यहाँ पर मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ इस सेकंड स्टेज जनरल डिस्कशन में मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड जनरली मेंबर्स के क्वेश्चन का आंसर फाइनेंस मिनिस्टर ही देते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है अब स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज का ही पार्ट है, इनको हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है।
दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी रहती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटीज परमानेंट होती हैं एंड एडहॉक कमेटीज टेम्परेरी होती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी है ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है। 24 कमेटीज रहती हैं पार्लियामेंट के लिए। इनके थ्रू ही पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देखिए डिमांड फॉर ग्रांट्स रखती हैं। अब जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगी उस मिनिस्ट्री ने अपनी डिमांड बतानी है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको कितना ज्यादा पैसा चाहिए हो सकता है, वो सारे प्रपोजल्स वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताएंगी एंड इन प्रपोजल्स को ही डिमांड फॉर ग्रांट्स बोला जाता है। इन डिमांड फॉर ग्रांट्स के अप्रूव होने पर ही इन मिनिस्ट्रीज को पैसा एलोकेट कर दिया जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबसे पहले बताया जाएगा एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद फिर ये जब पैसा इस डिस्कशन के लिए आ जाएगा लोकसभा में, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज पहले इन डिमांड्स को एग्जामिन करेंगी। वो देखेंगी कि जो भी मिनिस्ट्रीज ने पैसा मांगा है पार्लियामेंट से, हाउस से जो भी पैसा बजट के थ्रू इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के थ्रू मांगा गया है, वो पैसा कहाँ पर यूज करना है उसका इन डेप्थ डिटेल्ड एग्जामिनेशन करा जाएगा बाय दीज 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर फिर वो अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगी एंड ये रिपोर्ट्स फिर वो बाद में लोकसभा को सबमिट कर देती हैं। और देखिए जब भी ये जनरल डिस्कशन हो जाती है उसके बाद पहले हाउस को एडजर्न करा जाएगा कि यस अब क्योंकि हाउस का काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर हाउस का कोई भी रोल नहीं आएगा। तो उसके बाद ही फिर 3 या 4 वीक का टाइम दिया जाता है हाउस को एडजर्न करने के बाद। ड्यूरिंग दिस टाइम ही इन 3-4 हफ्तों में ही ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज इन डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करेगी, उनको एग्जामिन करेगी। और इनका पर्पस क्या रहता है कि इन कमेटीज के थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियल उनके फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंडिचर थे, जो भी पैसा वो लोगों का यूज कर रहे हैं, उस पैसे को वो कंट्रोल करने का काम करता है थ्रू दीज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। और जब इन कमेटीज ने रिपोर्ट तैयार कर दी उसके बाद फिर लोकसभा को प्रेजेंट करी जाएगी। देखिए उसके बाद ना अब 4th स्टेज में जब भी वोटिंग होगी, और इन रिपोर्ट्स को सिर्फ लोकसभा में ही दिया गया है, राज्यसभा का कोई भी काम नहीं है इस वोटिंग प्रोसेस में। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को डिस्कस कर लिया गया है। अब वोटिंग होने के बाद ही पैसा ये अप्रूव कर दिया जाएगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए पैसा एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इस स्टेज में क्या होगा कि लोकसभा अब वोटिंग करेगी और ये वोटिंग सेपरेटली करी जाएगी, मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग होगी। ये हर एक मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी डिमांड प्रेजेंट करी है ना, हर एक मिनिस्ट्री को अलग पैसा चाहिए होगा और उनकी अलग डिमांड होगी, तो मिनिस्ट्री वाइज ही वोटिंग करी जाएगी। राज्यसभा के पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होगी, ये सिर्फ लोकसभा का ही प्रेरोगेटिव है। और लोकसभा को ये पावर क्यों दी गई है, क्योंकि देखिए लोगों का ही पैसा ये मिनिस्ट्रीज खर्च कर रही हैं, गवर्नमेंट लोगों का ही पैसा खर्च कर रही है। इनफैक्ट जो एक मोस्ट अगर सबसे ज्यादा कोई पुअर इंसान भी है वो भी इनडायरेक्टली इस पैसे में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो लोगों का पैसा खर्चा जा रहा है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, इसीलिए सिर्फ लोकसभा को ही ई वोटिंग राइट दिया गया है ऑन दीज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब देखिए यहाँ पर कट मोशंस भी मूव करी जा सकती हैं। अच्छा, इससे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो चार्ज्ड पार्ट है, जो भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं करी जाएगी क्योंकि वो नॉन वोटेबल पार्ट है। सैलरीज जो है वो देनी है तो वो देनी ही है, वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर कोई भी वोटिंग नहीं होगी। सिर्फ वोटेबल एक्सपेंडिचर के ऊपर ही वोटिंग करी जाएगी। दैट इज जो वोटेबल पार्ट है वो ही एक एक्चुअल बजट है, दैट इज जो मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर है वो ही एक एक्चुअल बजट है। और इस टाइम पर वोटिंग भी सिर्फ एक्चुअल बजट के ऊपर ही होगी, ना कि चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब देखिए जो हाउस के मेंबर्स हैं वो कट मोशंस भी मूव कर सकते हैं। कट मोशंस का पर्पस क्या होता है कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के थ्रू जितनी भी मनी मांगी गई है या तो उनको कम करना या फिर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर देना। अब देखिए 3 तरह की हो सकती है ये, पॉलिसी, इकोनॉमी एंड टोकन कट मोशन। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से पॉलिसी कट मोशन, क्योंकि अगर ये अप्रूव हो जाती है हाउस में तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही डिसअप्रूव कर दिया गया है। जिस भी पॉलिसी के लिए पैसा मांगा गया था बाय पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, उस पॉलिसी को ही निगेट कर दिया गया है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का डिफीट ही हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट का डिफीट हुआ है इट मीन्स गवर्नमेंट स्टैंड्स सेंशर्ड नाउ।
अब गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है, पहले उसको अपनी कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट फिर कंटिन्यू कर सकती है। पॉलिसी कट का मतलब क्या है कि सपोज किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए से 1000 करोड़ अगर एलोकेट करे गए थे, मांगे थे किसी मिनिस्ट्री ने, लेकिन पॉलिसी कट अप्रूव हो गई तो इसकी अमाउंट जस्ट ₹1 ही रह जाएगी। 1000 करोड़ थे, डिसअप्रूव कर दिया गया है इस पॉलिसी को, तो पॉलिसी कट मोशन मूव कर देगी तो देखिए सिर्फ ₹1 ही रह गया। कहाँ 1000 करोड़ थे, सिर्फ ₹1 ही रह गया है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का डिफीट हो गया है। तो पहले उसको अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा हाउस में। नेक्स्ट है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की यहाँ पर पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लग रहा है कि जितना पैसा मांगा गया है वो ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑफ द पब्लिक मनी। सो टू स्टॉप दिस एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, इकोनॉमी कट मोशंस मूव करी जाती है इस अमाउंट को कम करने के लिए। नो, इस इकोनॉमी कट मोशन के लिए कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी गई है। यहाँ पर देखिए बता दिया गया था कि सिर्फ ₹1 ही रह गया है अब इस अमाउंट का, 1000 करोड़ से सिर्फ ₹1 रह गया है, लेकिन इकोनॉमिक कट मोशन के लिए कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं करी गई है, कितनी भी अमाउंट हो सकती है ये। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जितनी अमाउंट एलोकेट करी गई है किसी मिनिस्ट्री को उतनी एलोकेट नहीं करी जानी चाहिए, ये ज्यादा खर्चा हो रहा है पब्लिक मनी का, तो ये खर्चा कम करा जाए। नेक्स्ट है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है मेंबर्स को, ये इसका मेन पर्पस रहता है गवर्नमेंट को या तो क्रिटिसाइज करना। देखिए यहाँ पर अब गवर्नमेंट सेंसर नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को जस्ट क्रिटिसाइज करा जा रहा है, और या फिर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का किसी इशू की तरफ ध्यान लेके जाना है, तो उस इशू की तरफ ध्यान लेके जाने के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रीवांस की तरफ ध्यान लेके जाने के लिए ही ये टोकन कट मोशन इशू करी जाती है या फिर मूव करी जाती है। एंड बाय 100 इस अमाउंट को कम कर दिया जाता है। अगर 1000 था तो वहाँ इसमें से 100 ही निकाला जाएगा। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस रहता है किसी मिनिस्टर का ध्यान लेके जाना किसी पर्टिकुलर इशू या फिर ग्रीवांस की साइड। नो, इन कट मोशंस को हाउस में एडमिट करने के लिए, इसकी एडमिसिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो ये कट मोशन किसी एक ही डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने अपनी डिमांड्स पर ग्रांट्स रखी हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने पैसा मांगा है। अब हर एक डिमांड के लिए कट मोशन नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर तो सारी डिमांड्स के लिए कट मोशन इशू कर दी गई है तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज चलेंगी कैसे? तो एक पर्टिकुलर डिमांड ही हो, सारी डिमांड्स के लिए ये चीज नहीं हो सकती है। एक ही डिमांड है एट ए टाइम और किसी एक ही मैटर के लिए है, एक ही डिमांड है एक ही मैटर के लिए है, साथ में यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकते हैं, ना ही कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट्स भी इशू करी जा सकती हैं। और जो भी कट मोशन का रीजन है उसको क्लियरली एक्सप्रेस करा जाना चाहिए। इसके साथ ही ये कट मोशन किसी एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म करने के लिए, रिपील करने के लिए या फिर कोई अमेंडमेंट करने के लिए इशू नहीं करी जा सकती है। कट मोशंस का देखिए मेन पर्पस तो मनी से रिलेटेड ही होता है, मनी को कम करना होता है जो भी मिनिस्ट्रीज को एलोकेट करी गई है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं हो सकती हैं, लॉ से रिलेटेड चीजें नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मैटर जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, सपोज कोई स्टेट लिस्ट का ही मैटर है तो वो यूनियन गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है, उससे उस स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कट मोशन इशू नहीं करी जा सकती है। जो मैटर्स सिर्फ यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसके कंट्रोल के अंडर आते हैं, उन्हीं के ऊपर ही कट मोशन मूव करी जा सकती है। इसके साथ ही चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर है, ये कट मोशन उससे भी रिलेटेड नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए ये तो एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, ये तो होना ही है। और वैसे भी ये वोटेबल पार्ट तो है ही नहीं ना, तो इसके ऊपर वोटिंग हो सकती है। तो अगर वोटिंग भी नहीं हो सकती है तो इसके ऊपर फिर कट मोशन भी मूव नहीं करी जा सकती है। इससे रिलेटेड मनी को कम नहीं करा जा सकता है। अगर स्पीकर की मनी या फिर प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो उतनी रखी गई है तो उसका कोई पर्पस है, वो उनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए रखी गई है। ऐसे ही अगर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी एडजुडिकेशन देनी है। इनफैक्ट अगर कोई मैटर ट्राइब्यूनल के आगे भी है, ट्राइब्यूनल ने अपना कोई अवार्ड देना है, स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल, कोई क्वासी जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन आना है,
जैसे कि अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करें तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कट मोशन नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी एक क्वासी जुडिशियल मैटर ही है, तो इनके लिए कट मोशंस नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही प्रिविलेज का कोई क्वेश्चंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास प्रिविलेजेस होती हैं, उनसे रिलेटेड भी ये नहीं हो सकता है। एंड साथ में ही कुछ ऑफिसर्स की कंडक्ट को भी नहीं डिस्कस करा जा सकता है थ्रू दीज कट मोशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को याद है तो स्पीकर के टाइम पर हमने पढ़ा था कि अगर उनका कंडक्ट या फिर उनका वर्क डिस्कस करना है हाउस में तो पहले सब्सटेंटिव मोशन मूव करी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट मैटर है स्पीकर का, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कंडक्ट डिस्कस करना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे मैटर्स के लिए भी कट मोशंस मूव नहीं करी जा सकती हैं। नाउ कट मोशंस का सिग्निफिकेंस क्या है? पहले तो अब ना प्रेजेंटली इन कट मोशंस का कोई खास रेलिवेंस रह नहीं गया है, क्योंकि अगर हम आज की गवर्नमेंट की का भी देखें तो ये मेजॉरिटी में है और कट मोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिशन पार्टी की साइड से आता है। और अगर ऑपोजिशन पार्टी या फिर कोई और माइनॉरिटी पार्टीज हैं, उनके मेंबर्स हैं हाउस में, अगर उन लोगों के पास उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं हाउस में, 543 लोकसभा में मेंबर्स हैं, इनमें से मान लीजिए अब 400 तो मेजॉरिटी पार्टी के ही हैं, बाकियों के पास तो उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो उनके विनिंग के चांस तो या फिर उनके कट मोशंस मूव करने के चांस तो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में है तो ये जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, ये उसी की ही फेवर में डिसीजन देंगे। अगर सपोज किसी मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ एलोकेट कर दिए थे, चाहे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये अनड्यू भी लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि इतना एलोकेशन नहीं होना चाहिए था, बट क्योंकि इन लोगों की हाउस में स्ट्रेंथ है ही नहीं है तो ये विन कर ही नहीं पाएंगे इस डिसीजंस में। मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी से आ रहे हैं, वो इस डिसीजन की साइड ही फेवर करेंगे, इसी डिसीजन को ही फेवर करेंगे। तो लेकिन कट मोशन का आज रेलिवेंस इतना है नहीं। स्टिल इसका मेन पर्पस क्या रहता है, एक किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिस्कशन हो पाए, जो भी ग्रांट्स एलोकेट करी गई हैं मिनिस्ट्रीज को, क्या वो सही ग्रांट्स है, पब्लिक मनी का कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कंसंट्रेटेड डिस्कशन हो सके ऐसे सारे मैटर्स के ऊपर। तो इसीलिए ही कट मोशंस मूव करी जाती हैं। और अगर मेंबर्स को लगता है कि यस ये पब्लिक मनी का बेफालतू का खर्चा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर वो टोकन कट या फिर इकोनॉमी कट या फिर पॉलिसी कट मोशंस, ये सारी मोशंस को मूव करते हैं। और ऐसे ही पहले ही मैंने बताया है कि लेजिस्लेचर इन मोशंस के थ्रू ही एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। एंड इसके साथ ही लेजिस्लेचर कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू भी एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियली कंट्रोल करता है। तो ये तो था कट मोशंस का पार्ट। अब सारी चीजें हो चुकी हैं, मनी एलोकेट कर दी गई है, डिस्कशन हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, ग्रांट्स के ऊपर, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। नाउ स्पीकर का रोल आता है। स्पीकर अब गिलोटिन क्लोजर को जनरली इशू करता है या फिर मूव करता है। गिलोटिन क्लोजर क्या है, हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर किसी सपोज कोई बिल है, बिल की इन सारी क्लॉजेस को डिस्कस करा जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, बट क्योंकि टाइम की कमी इतनी ज्यादा है कि कुछ क्लॉजेस को छोड़ दिया गया है, उनको मान लिया गया है कि वो भी पास हो चुकी हैं, ऑल्दो उनके ऊपर ना तो कोई डिस्कशन हुई थी ना ही कोई वोटिंग हुई थी, बट मान लिया गया क्योंकि टाइम की कमी है तो वो क्लॉजेस भी बिल की पास हो चुकी हैं, तो बिल पास हो चुका है। तो ऐसे ही स्पीकर गिलोटिन क्लोजर मोशन को इशू करते हैं। इस इशू में सारी डिमांड्स जो रह गई थी उनको भी मान लिया जाता है कि उनके ऊपर भी वोटिंग हो गई है, उनको भी डिस्कस कर लिया गया है। अब इसका ना गवर्नमेंट मिसयूज करती है, क्योंकि अगर हम देखें सपोज किसी मिनिस्ट्री की ऐसी डिमांड फॉर ग्रांट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस स्पीकर ने उसको भी कर दिया कि हाँ वो भी डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस हो चुकी है, उसके ऊपर भी वोटिंग हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की ही बात करें, हेल्थ मिनिस्ट्री कोई ऐसा मनी यूज कर रही है लोगों का जो कि उस मनी का या फिर मिस मैनेजमेंट कर रही है, ये इतनी ज्यादा मनी इसको एलोकेट नहीं करी जानी चाहिए थी, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ही तो इसको डिस्कस करना था। लेकिन स्पीकर ने क्या करा कि इस डिमांड फॉर ग्रांट जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने रखी थी, मान लिया कि हाँ ये भी डिस्कस कर दी गई है और इसके ऊपर भी वोटिंग हो गई है, तो इसको बेसिकली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस नहीं करा था, वही चेक कर सकते थे कि कहीं इस मनी का मिसयूज तो नहीं होने वाला है, कहीं इस मनी की मिसमैनेजमेंट तो नहीं होने वाली है,
तो ये सारी चीजें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर सकते थे, बट क्योंकि स्पीकर ने ही इसको डिस्पोज कर दिया है तो अब इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई ही नहीं। तो ऐसे फिर गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को पास करवा देती है, जिसकी वजह से फिर इस पब्लिक मनी का मिस एप्रोप्रिएशन होता है, मिसयूज करा जाता है इस थ्रू गिलोटिन क्लोजर मोशन। तो देखिए अब वोटिंग हो चुकी है, डिमांड्स एलोकेट कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी मिनिस्ट्रीज पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं। पैसा खर्च करने के लिए पहले अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट देखिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, उनके फाइनेंशियल खर्चों के ऊपर उनके वो कंट्रोल रख रहा है। तो अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है, पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज करा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विदड्रॉ करने के लिए, उसके बाद ही फिर ये एग्जीक्यूटिव पैसा विदड्रॉ कर सकता है अपने एक्सपेंसेस के लिए, और उसके लिए पार्लियामेंट में पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल। और जब ये बिल एक्ट बन जाता है विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव या फिर मिनिस्ट्रीज इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती हैं और एक्सपेंडिचर कर सकती हैं। सो फॉर द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बजट इस एप्रोप्रिएशन बिल का यूज करा जाता है, इसके बाद ही फिर मनी को निकाला जाता है और यूज करा जाता है। अब देखिए इस एप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती हैं जो कि ग्रांट्स की डेस्टिनेशन को चेंज करे। ए डेस्टिनेशन के लिए, ए पॉलिसी के लिए ग्रांट एलोकेट करी गई थी, उसको अप्रूव करा गया था, बट बी पॉलिसी के लिए इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट एप्रोप्रिएशन बिल में पास नहीं करवाई जा सकती है, ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। और ना ही जो ऑलरेडी अमाउंट एलोकेट कर दी गई है, देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अगर इस अमाउंट को कम करना था पहले तो वो कट मोशंस के थ्रू कर सकते थे। अब पहले ही ये अमाउंट एलोकेट हो चुकी है। अब ड्यूरिंग दिस एप्रोप्रिएशन बिल, ड्यूरिंग दिस फिफ्थ स्टेज कोई भी ऐसी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं करी जा सकती है एप्रोप्रिएशन बिल में जो इस अमाउंट को वेरी करे, या फिर चार्ज ऑन जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट को वेरी करने के लिए भी एप्रोप्रिएशन बिल में चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं, अमेंडमेंट्स प्रपोज नहीं करी जा सकती हैं, क्योंकि जितनी सैलरी फिक्स करी गई है प्रेसिडेंट की उतनी ही सैलरी दी जाएगी। वोटिंग करके या फिर अमेंडमेंट्स करके इस चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा नहीं करा जाएगा। अब देखिए एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, उसके बाद ये ग्रांट्स के लिए भी पैसा यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अब पैसा यूज करने की ऑथराइजेशन मिल चुकी है एग्जीक्यूटिव को। इसके साथ ही एक वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी है, ये हमने पहले भी मैंने बताया है कि देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसके पास होने का पीरियड अप्रैल एंड तक पहुंच जाता है। अप्रैल एंड में जाकर ये पास होता है। तो ये पूरा जो अप्रैल मंथ बीच में रह गया है उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करेगी, इसीलिए ही फिर लोकसभा ये कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट देती है गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए थ्रू दिस वोट ऑन अकाउंट। लेकिन अब ये वोट ऑन अकाउंट भी रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि देखिए पहले तो था ना जो बजट फेब एंड में प्रेजेंट करा जाता था, तो इसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती थी कि अप्रैल मंथ के लिए कहाँ से गवर्नमेंट खर्चा करेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो प्रेजेंटेशन डेट है उसको एडवांस कर दिया गया है, तो अब ये दिक्कत नहीं आती है, इसलिए ये वोट ऑन अकाउंट अब रिडंडेंट है। बट स्टिल इसको 2 मंथ के लिए इशू करा जाता है, ये जो मनी है 2 मंथ के लिए ग्रांट करी जाती है, एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका ये 1/6 होता है। अब ये एक्सपेंडिचर कौन सा हो सकता है, जो टोटल एस्टिमेशन है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ही होगा। देखिए ये बजट है, इस बजट में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी खर्चा होगा उसके भी एस्टिमेट होते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट से जो भी मनी दी गई है गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए, ऐसा माना जाता है कि वो मनी इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जितना भी खर्चा था ये उसी का ही पार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर से मनी निकाल कर दे दी गई है, ये मनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ही थी जो फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट को यूज करने के लिए दे दी गई है। तो वोट ऑन अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट था, बट अब ये रिडंडेंट है, इसको भी याद रखना है। इसके साथ ही देखिए अगर जनरल इलेक्शंस आ गए हैं, जैसे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं आगे, तो अगर जनरल इलेक्शंस का टाइम होगा तो ये बजट फिर से
थोड़ा इसका जो प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, इसको पास करवाने का टाइम, वो भी पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए ही ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस सबसे पहले इंटरिम बजट ही पास करवाया जाता है, और जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ही फिर ये जो रेगुलर बजट है उसका प्रोसेस चलेगा। तो जनरल इलेक्शंस के टाइम पर ये इंटरिम बजट ही पास करवाया जाता है। अब देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है। गवर्नमेंट अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के खर्च कर सकती है, अपने एक्सपेंडिचर्स कर सकती है। अब नेक्स्ट एक लास्ट स्टेज है इसकी, फाइनेंस बिल को पास करवाने की। फाइनेंस बिल का हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। फाइनेंस बिल में देखिए, अगर बजट में बात करें तो इसमें नेक्स्ट ईयर के, गवर्नमेंट के नेक्स्ट ईयर के क्या फाइनेंशियल प्रपोजल्स हो सकते हैं। अगर टैक्सेस में चेंजेस करे गए हैं, मनी को इंक्रीज करा गया है, सपोज इनकम टैक्स जो था एक डायरेक्ट टैक्स था, इनकम टैक्स पहले था 3000 चल रहा था, अब इसकी अमाउंट को कम करके 5000 कर दिया गया है, या फिर कोई सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी रेवेन्यू साइड से होंगी, जिससे भी गवर्नमेंट को मनी आएगी, क्योंकि देखिए एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू तो गवर्नमेंट से मनी जा रही थी, खर्चा हो रहा था, लेकिन मनी आने का भी तो कोई सोर्स चाहिए ना। तो उसी सोर्स के लिए ही फिर फाइनेंस बिल पास करवाया जाता है, और इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स हो सकते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं ना। देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करी जा सकती थी, खर्चे से रिलेटेड है ना। बट ये जो फाइनेंस बिल है, क्योंकि यहां से तो मनी आनी है, टैक्स को कम भी करा जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है ना। अगर मनी आनी है तो अमेंडमेंट्स भी प्रपोज होने की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अमेंडमेंट या फिर चेंजेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसीलिए इस फाइनेंस बिल इस स्टेज में अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करी जा सकती हैं। टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है, टैक्सेस को कम करा जा सकता है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट लोगों की मनी को अनड्यूली खर्च कर रही है, एक्स्ट्रावेगेंट मनी का खर्चा कर रही है, तो टैक्सेस को पार्लियामेंट कम भी कर सकता है, इनफैक्ट टैक्सेस को रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड इस फाइनेंशियल बिल के पास होने के लिए 75 डेज का टाइम रखा गया है, और ये 75 डेज दिए गए हैं थ्रू प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। इस टैक्स ने बोला है कि 75 डेज के विद इन 75 डेज ही फाइनेंस बिल को पास करवाया जाएगा। तो इसके पास होते ही अब देखिए रेवेन्यू या फिर इनकम साइड भी बजट की लीगलाइज हो चुकी है, ऑथराइज हो चुकी है। गवर्नमेंट अब फाइनेंशियल प्रपोजल्स के थ्रू मनी को इंक्रीज भी कर सकती है बजट में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मनी और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो ये फाइनेंशियल प्रपोजल्स इसी बिल से रिलेटेड थे, फाइनेंस बिल से रिलेटेड। अब बजट की इनएक्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, बजट का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने देखना है ग्रांट्स। देखिए, ये सारी ग्रांट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम पूरा समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट वर्ड का देखें तो हमें पता है इसका मीनिंग है कि और ज्यादा इंक्रीज करना है ना। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी, देखिए यहां पर ना अब ऑलरेडी स्कीम बताई गई थी, यहाँ पर कोई ऑलरेडी सर्विस एग्जिस्ट करती थी, कोई स्कीम एग्जिस्ट करती थी, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट में बताया गया था, उसके लिए पैसा फिक्स करा गया था। बट अब उस स्कीम के लिए पैसा कम पड़ गया है। ये स्कीम थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बजट में बताया गया था, उसके लिए पैसा भी बताया गया था, एलोकेट करा गया था, बट पैसा कम पड़ चुका है इस स्कीम के लिए। तो अब गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसा चाहिए, जिस भी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है उसको और ज्यादा पैसा चाहिए। तो पार्लियामेंट इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू ही और ज्यादा पैसा उस स्कीम के लिए फिर एलोकेट करता है। बट ये पैसा ऐसे ही एलोकेट नहीं कर दिया जाता है, इसके लिए सबसे पहले आता है कैग का रोल। कैग ये चेक करेगा कि कहीं मनी का मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर इतना पैसा एलोकेट करा था तो वो पैसा कम कैसे हो गया है। कैग ये सारी चीजों का ऑडिट करेगा। उसके बाद कैग फिर अपनी रिपोर्ट देगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। उसके बाद यही कमेटी फिर पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेगी कि यस, पैसे की जरूरत है, ये मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हुई है और आप पैसा एलोकेट करो। तो फिर पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट ये सप्लीमेंट्री ग्रांट एलोकेट करेगा। तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट किसके लिए थी? जब किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसके लिए
पैसा कम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम MG नरेगा की एग्जांपल लें, जितना पैसा एलोकेट करा गया था 5000 करोड़ था, वो कम पड़ गया है, अब और ज़्यादा एलोकेट करना है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी गई। देन नेक्स्ट है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट का मतलब है कि कोई, देखिए करंट ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर, सप्लीमेंट्री ग्रांट के केस में सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट एडिशनल ग्रांट के केस में क्या हो गया, दैट द न्यू सर्विस क्रॉप्ड अप। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसका सोचा नहीं गया था, पता नहीं था कि ये जो सर्विस है या फिर ये जो न्यू इशू है कोई भी, वो आ जाएगा, बट वो आ गया, न्यू इशू क्रॉप अप हो गया है। अब उसके लिए तो क्योंकि पैसा एलोकेट करा नहीं गया था, बजट में तो वो था नहीं, इसके लिए अब इस पर्टिकुलर इशू या फिर सर्विस के लिए पैसा चाहिए होगा, और उस पैसे के लिए फिर आती है एडिशनल ग्रांट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड टाइम की बात करें, कोविड का तो बजट में नहीं सोचा गया था ना कि ऐसा कोई इशू आ जाएगा, तो इसके लिए फिर पैसा लगा था गवर्नमेंट का, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ही गया होगा, एडिशनल मनी ही खर्च हुई होगी, तो ऐसी किसी भी इशू के लिए एडिशनल ग्रांट दी जाएगी। एंड साथ ही अगर हम जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसकी अगर बात करें तो बजट में तो फिक्स नहीं करा गया था ना कि यूनियन टेरिटरी इसको बनाया जाएगा, अब इसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी पैसा होगा, गवर्नमेंट इसको पैसा देगी, तो ये सारी चीजें फिर एडिशनल ग्रांट का ही पार्ट बन जाएंगी। नेक्स्ट है एक्सेस ग्रांट। ये एक्सेस ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट का जस्ट उल्टा ही होगा। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट में पैसे की कमी आ गई थी, इस एक्सेस ग्रांट में किसी मिनिस्ट्री ने किसी स्कीम के लिए सपोज ज्यादा पैसा खर्च कर लिया है, 500 रुपीज किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए ईयर मार्क करे गए थे, बट स्पेंड कितने कर दिए गए 700। अब यहाँ पर भी अगेन कैग का रोल आएगा, कैग चेक करेगा कि कहीं मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हुई है मनी की, उसके बाद फिर से वो अगेन पब्लिक अकाउंट कमेटी को अपना ये रिपोर्ट देगा। देखिए सारी जो कमेटीज हैं ये हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज चैप्टर में ही डिस्कस करना है, तो यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। फॉर द टाइम बिंग याद रखें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगा, वो एग्जामिन करेगी, तो उसके बाद ही फिर पार्लियामेंट को अगर लगता है तो इस एक्सेस ग्रांट में जितना भी फालतू पैसा खर्चा गया था, जो ये 200 का गैप है, वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेक तो करा था, लेकिन ना इनका कोई फायदा रहता नहीं है, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी खर्च कर दिया गया है ना, तो बाद में अगर ये एग्जामिन करा भी गया है तो वो एक पोस्टमार्टम के जैसे ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी पैसा खर्च कर दिया, अब तो पैसा चला गया, और इसको देखिए फिर बाद में जब वोटिंग होगी लोकसभा में तो वो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही करवाई जाएगी, तो इसका भी कोई यूज रहता नहीं है। ऐसे ही अगर कैग का हम फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो हमारे इंडिया के लिए तो ये जस्ट ऑडिटर ही है, कंट्रोलर की तो कोई पावर्स बाकी कंट्रीज के जैसे इनके पास है ही नहीं। अगर कंट्रोलर होते तो मनी पहले इनसे अप्रूव होती, अगर ये मिनिस्ट्री ने पैसा खर्च करा है तो इनको पहले ही एडवांस में पता होता कि पैसा खर्चा जाना है अब, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं होता है, बस ये बाद में ऑडिट ही करते हैं। कंट्रोलर वर्ड हमारे इंडिया के लिए एक मिसनोमर जैसा है, इंडिया के लिए रेलिवेंट ये वर्ड नहीं है। नेक्स्ट डिमांड क्या है, वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट एक एग्जीक्यूटिव को ब्लैंक चेक के जैसे है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को एक ब्लैंक चेक दे देती है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो इस ब्लैंक चेक के थ्रू गवर्नमेंट फिर पैसा यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की ही एग्जांपल लें तो कोविड के टाइम पर माइग्रेंट क्राइसिस आ गया था, तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको देखिए उस टाइम पर तो सारा लॉकडाउन का सिचुएशन था, इनको काउंट भी नहीं करा जा सकता था, तो ये ऐसा तो नहीं था, ये इंडेफिनेट करेक्टर का तो नहीं था, बट स्टिल इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था। तो कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी सर्विस जिसका मैग्नीट्यूड या तो बहुत बड़ा हो या फिर वो इंडेफिनेट करेक्टर की हो और उनकी डिटेल्स को सबमिट करवाना इजी नहीं हो, या फिर बजट में भी उनकी डिटेल्स को इलेबोरेट करके बता पाना इतना ज़्यादा इजी ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फिर पार्लियामेंट गवर्नमेंट को एक ब्लैंक चेक दे देता है कि ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन को आप इस ब्लैंक चेक के थ्रू मनी निकाल के हैंडल कर सकते हो। तो ये तो था वोट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट ग्रांट है एक्सेप्शनल ग्रांट। नेम से ही पता चलता है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ चुकी है, कोई सरप्राइज वाली सिचुएशन आ गई है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए मनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है
तो पाकिस्तान ने वो सरप्राइज अटैक करा। तो उसके बाद लोगों की जो कंडीशन होगी, जो लोगों की जो लाइफ डिसरप्ट हुई है, उसके लिए ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशन बनी है, सोचा नहीं था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, बट पाकिस्तान ने चलो अटैक कर दिया। तो गवर्नमेंट अब एक्सेप्शनल ग्रांट के थ्रू फिर मनी रेज कर सकती है, मनी यूज कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट अक्कर हो गया है जिसका सोचा नहीं गया था। करंट फाइनेंशियल ईयर में सोचा नहीं गया था कि ऐसा इंसिडेंट अक्कर हो जाएगा या फिर ये चीज हो जाएगी, बट वो चीज हो गई। तब एक्सेप्शनल ग्रांट इस स्पेशल या फिर सरप्राइज्ड कंडीशन के लिए, सरप्राइज्ड इशू के लिए एक्सेप्शनल ग्रांट फिर यूज करी जाएगी। लास्ट है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट के केस में क्या था कि एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही मनी एलोकेट करी जा रही थी, बट यहाँ पर टोकन ग्रांट में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हो रही है, यहाँ पर री एप्रोप्रिएशन हो रही है। इसका मतलब क्या है, सपोज बजट में एक पॉलिसी ए थी, इसके लिए गवर्नमेंट को एलोकेट करे गए थे 100 रुपीज। ऐसे ही कोई पॉलिसी बी थी, इसको गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बजट में एलोकेट करे गए थे सेम 100 रुपीज ही। बट जब फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू हुआ तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 100 रुपए खर्चे, बट इस बी स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने खर्च दिए 130 रुपीज। तो ये जो 30 रुपी का गैप आ गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, 30 रुपी कम है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कम खर्चा करा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 30 रुपीज ज्यादा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा करा है। तो अब गवर्नमेंट किसी इन सारी डिमांड्स के थ्रू, इन सारी ग्रांट्स के थ्रू पैसा नहीं मांग रही है। अब क्योंकि इस गैप को ऐसे ही फिल करा जा सकता है, यहाँ पर जो 30 रुपए ज्यादा हैं, ये 30 रुपए इस स्कीम के लिए दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए फिर इशू करी जाती है, यूज करी जाती है टोकन ग्रांट। इस टोकन ग्रांट के थ्रू मनी का हेड चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर एलोकेट करे गए थे बी स्कीम को, बट वहां पर 30 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो इसका हेड चेंज करके अब आ चुका है ए स्कीम के लिए। इसका क्योंकि पैसा कम था, तो ये बी का पैसा इस ए के लिए यूज कर लिया जाएगा थ्रू री एप्रोप्रिएशन। तो सी इस केस में क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं खर्ची जा रही है, यहां से विदड्रॉ नहीं करी जा रही है, सिर्फ स्कीम्स ही एक दूसरे में मनी को शफल करनी है। तो ये कहां से होगा, ये होगा थ्रू टोकन ग्रांट। तो ये तो थी सारी ग्रांट्स, सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है फंड्स। 3 टाइप के फंड रहते हैं हमारे इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। दोनों के लिए ही आर्टिकल है 266। एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और इसके लिए आर्टिकल है 267। सबसे पहले देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये ऐसा फंड है जिसमें पब्लिक मनी ऐड होती है, लोगों से टैक्सेस के थ्रू भी मनी ऐड हुई थी, जो भी आई थी मनी वो भी इसी में ही ऐड हो जाएगी। तो इसका कंट्रोल पार्लियामेंट के पास रहता है। पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना एक सिंगल पेनी भी इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं खर्ची जा सकती है। एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट। तो इस सेम ही कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करा जाता है। तो जितनी भी मनी, जो भी रिसीट्स के थ्रू, रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू, लोन्स के थ्रू जो भी गवर्नमेंट को मनी आई है, वो सारी की सारी इस सारी रिसीट्स इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट करी जाएंगी, क्योंकि मनी क्या हुई है, इन हुई है इस फंड में। ऐसे ही जो भी एक्सपेंडिचर्स करे जाएंगे इस फंड से जो भी मनी विदड्रॉ करी जाएगी, पेमेंट्स करी जाएंगी, उनको डेबिट करा जाएगा इस फंड में, क्योंकि मनी क्या हुई है, आउट हुई है, मनी निकाली गई है। तो इसीलिए ही सारे रेवेन्यूज जो कि गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू भी हो रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं, वो सारे रेवेन्यू इस कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई लोन रेज करा है थ्रू ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, वैसे इसको हमने इकोनॉमिक्स में ही देखना है। ये एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही होती है। गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करा और उन सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा उठाया मार्केट से, वो सारा पैसा भी इस कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट बनेगा। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन रेज करा है, से कोई किसी इंटरनेशनल बॉडी से, वर्ल्ड बैंक से लोन रेज करा है, वो भी इसी का ही पार्ट बनेगा। ऐसे ही वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, ये जनरली आते हैं थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट के बजट में कुछ गड़बड़ हो गई है, मिसमैच हो गया है इनकम साइड की और एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहती है कि दोनों ही साइड इक्वल रहनी चाहिए, बट मिसमैच हो गया है।
तो फिर आरबीआई भी कुछ पैसा देती है जो कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस का पार्ट बनता है, तो वो भी इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही हिस्सा बनेगा, इसी का ही पार्ट बनेगा। एंड जब भी कोई मनी इससे यूज करी जाएगी वो पार्लियामेंट की अप्रूवल से ही होगी। ऐसे ही अगर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, इनको कोई लोन दिया है, उनसे कोई टैक्स आ रहा है, किसी स्टेट को गवर्नमेंट ने लोन दिया था, यूनियन गवर्नमेंट ने, वो स्टेट ने लोन का रीपेमेंट करा है, वो लोन का जो रीपेमेंट हुआ है वो सारा पैसा भी इसी का ही पार्ट बन जाएगा। तो देखिए ये तो था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के बिना इसको यूज नहीं करा जा सकता क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों के थ्रू आया है। नेक्स्ट फंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब जितने भी ये सारे के सारे मनी हमने डिस्कस करी है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनी थी, इसको छोड़कर बाकी सारी मनी इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ही ऐड होगी एंड ये रिसीव करी जाएगी या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो बेसिकली ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट को कभी भी लोगों को रिटर्न करनी पड़े, वो सारी मनी ही पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकों से लोग लोन भी उठाते हैं, मनी डिपॉजिट भी करते हैं। एक मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसे बैंकों के थ्रू ही मनी सर्कुलेट होती है और मल्टीप्लाई होती रहती है, इसकी अमाउंट ही बढ़ती रहती है। तो लेकिन जो लोग हैं वो कभी भी जाकर इन बैंक्स से मनी मांग सकते हैं और बैंक इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। और बैंक्स का जो कंट्रोल रहता है ये आरबीआई के पास भी रहता है और इनमें गवर्नमेंट का शेयर भी होता है। तो ये गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आ गई ना इसमें भी। तो ये सारी मनी जो बैंकिंग सिस्टम से भी रिलेटेड हो, ऐसी मनी जो लोगों को कभी भी वापस करनी पड़े, वो मनी इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगी। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड जो डिपॉजिट्स होंगे, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स क्रिएट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, फिर जो बाकी के एम्प्लॉय होंगे वो इसमें मनी भी ऐड करेंगे और रिटायरमेंट के टाइम इस मनी को वो फिर ले भी सकते हैं। तो ये प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो भी होंगे, कोई भी जुडिशियल डिपॉजिट्स, जुडिशरी ने कोई डेक्री दिया है, कोई कोई जजमेंट दी है, उससे रिलेटेड कोई फी ली है, वो सारे जुडिशियल डिपॉजिट्स भी इस पब्लिक अकाउंट का पार्ट बनेंगे। ऐसे ही जो स्मॉल सेविंग स्कीम हो सकती हैं या फिर सेविंग बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं किसी मिनिस्ट्री के, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने अपना अकाउंट बना रखा है बैंक में, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना अकाउंट बना रखा है, ये सारे अकाउंट भी इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनेंगे। रिमिटेंस, जो भी फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में मनी आती है वो रिमिटेंस कहलाती है, वो भी इसी का ही पार्ट होगी। अब देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड था इसका कंट्रोल तो पार्लियामेंट के पास था, लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास रहता है, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट फंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। ये प्रेसिडेंट की डिस्पोजल पर रहता है, तो इसका मतलब इसमें भी एग्जीक्यूटिव ही है, ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ऑपरेट होता है और इसको फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही होल्ड करके रखते हैं। और इमरजेंसी टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है, ऐसे कोई डिजास्टर आ गया है, कोई क्राइसिस आ गया है, तो उस सिचुएशन में इस फंड से मनी निकाली जा सकती है एंड हर साल इसमें 500 करोड़ रिप्लेनिश कर दिए जाते हैं, इसमें इतनी अमाउंट रहती ही है। और देखिए ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी फंड है। स्टैट्यूटरी फंड क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी कि यस आप एक ऐसा फंड क्रिएट कर सकते हो एंड पार्लियामेंट फिर लेके आती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 में एंड इसी एक्ट के थ्रू ही इस फंड को क्रिएट करा जाता है। तो ये तो थे सारे फंड्स। नेक्स्ट है मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। यहीं पर ही वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, कमेंट्स भी करें, अपनी फीडबैक दें, अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो वो भी बताएं। सो थैंक यू।